शेयर बाजार में जब हम किसी बहुत पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस को देखते हैं तो अक्सर हमारी एक राय पहले से बनी होती है। हाँ, हम मान लेते हैं कि उसमें अब कुछ नया नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मतलब हमें लगता है कि ये कंपनियां एक पुरानी विंटेज घड़ी की तरह हैं। बाहर से सब कुछ वैसे ही दिख रहा है जैसा 20 साल पहले था। सुइयां उसी पुराने तरीके से टिक टिक कर रही हैं। और हम ये सोच लेते हैं कि अंदर के गियर्स भी वैसे ही जंग खा रहे होंगे। बिल्कुल। मैंने हाल ही में दैनिक भास्कर ग्रुप यानी डीबी कॉर्प के Q1 FY27 की अर्निंग्स कॉल, ट्रांसक्रिप्ट और उनके स्क्रीनर के आंकड़े पढ़ना शुरू किया था हमारे आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण के लिए। और मुझे यकीन है कि आपको लगा होगा कि ये एक बोरिंग ढलान पर जा रही प्रिंट मीडिया कंपनी की कहानी होगी, है ना? सच कहूं तो हाँ, मुझे बिल्कुल यही लगा था। लेकिन नंबर्स देखने के बाद मेरा दिमाग सच में चकरा गया। आज की इस डीप ड्राइव का हमारा मुख्य मिशन भी यही है कि हम डीबी कॉर्प के वित्तीय प्रदर्शन और विशेष रूप से उनके Q1 FY27 के प्रॉफिट ग्रोथ का मूल्यांकन करें। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि लोग अक्सर मान लेते हैं कि जो चीज़ पुरानी है वो इनोवेशन नहीं कर सकती। सही बात है। लेकिन देखिए, जब आप उस विंटेज घड़ी का पिछला हिस्सा खोलते हैं और देखते हैं कि उन पुराने पीतल के गियर्स के बीच किसी ने एक लेटेस्ट डिजिटल स्मार्ट चिप फिट कर दी है, तो आपका नजरिया एकदम बदल जाता है। वाह, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। प्रिंट मीडिया को लेकर मार्केट में बहुत पेसिमिज्म है, नकारात्मकता है, लेकिन डीबी कॉर्प के मामले में जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के अंदर झांक कर देखते हैं। हम सिर्फ सतही आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक नए रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से इन जटिल वित्तीय आंकड़ों का असल में क्या मतलब है। और साथ ही हम उनके 5 रुपए के हालिया डिविडेंड और लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टेबिलिटी पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो कंपनी के डिजिटल भविष्य की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि वर्तमान में कंपनी वित्तीय रूप से कितनी मजबूत है। सीधे Q1 FY27 के मुनाफे पर आते हैं। नेट प्रॉफिट में 24.6% की छलांग। हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात है ना? मुनाफा 1007 मिलियन तक पहुंच गया है। और अगर हम ईबीडा को देखें, मतलब कंपनी के रोजमर्रा के ऑपरेशन से होने वाले मुनाफे को, तो वो भी 19% बढ़कर 1647 मिलियन हो गया है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है ना, वो सिर्फ मुनाफा नहीं है बल्कि मार्जिन है। अच्छा, मार्जिन में ऐसा क्या खास है? उनका ईबीडा मार्जिन पिछले साल के 23.6% से बढ़कर अब 26.1% हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो मार्जिन में 250 बेसिस पॉइंट्स या 2.5% का उछाल आया है। वाओ, मतलब आज के समय में जब दुनिया भर में महंगाई है और कई बड़ी कंपनियों के मार्जिन सिकुड़ रहे हैं, एक प्रिंट मीडिया कंपनी का अपने मार्जिन को इस तरह बढ़ाना बहुत ही असामान्य है। बिल्कुल, और वो भी तब जब न्यूज़ प्रिंट यानी अखबार के कागज की लागत में इतना उतार चढ़ाव रहता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर मुझे स्क्रीनर के डेटा में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आया था। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर हम पिछले 5 सालों का प्रॉफिट CAGR यानी सालाना मुनाफे की ग्रोथ देखें, तो वो 19.9% के शानदार स्तर पर है। हाँ, जो कि बहुत मजबूत है। हाँ, लेकिन उसी 5 साल में उनकी सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 9.33% रही है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मैं समझ सकती हूँ कि अजीब क्यों लग रहा है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई कार बहुत तेज नहीं चल रही है, यानी रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसका माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। मुनाफा सेल से दुगनी तेजी से कैसे भाग सकता है? इस जादू को फाइनेंस की भाषा में ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए आप एक न्यूज़पेपर चलाते हैं। आपकी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन का खर्च फिक्स्ड है। आपके पत्रकारों, एडिटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सैलरी तय है। तो चाहे आप 10 लाख अखबार छापे या 11 लाख, आपकी बेसिक कॉस्ट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। इसे फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस कहते हैं। मतलब मशीनें तो वैसे भी चल ही रही हैं, राइट? एकदम सही। अब जब डीबी कॉर्प का रेवेन्यू थोड़ा सा भी बढ़ता है, जैसे इस क्वार्टर में रेवेन्यू करीब 7.6% बढ़ा, तो चूंकि उनके फिक्स खर्चे पहले से ही कवर हो चुके हैं, वो नया रेवेन्यू सीधा उनके मुनाफे में जुड़ जाता है। ओह, तो हर एक एक्स्ट्रा रुपया जो वे कमाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा उनके बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट में जाता है। बिल्कुल। और डीबी कॉर्प की मैनेजमेंट ने कॉस्ट को इतने कड़े अनुशासन में रखा है कि ये ऑपरेटिंग लीवरेज उनके लिए एक बहुत बड़े हथियार की तरह काम कर रहा है। ये ऑपरेटिंग लीवरेज वाला लॉजिक तो समझ में आता है, लेकिन अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सवाल यह है कि ये पैसा असल में आ कहां से रहा है?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम उनके अलग अलग सेगमेंट्स को देखें तो विज्ञापन से आने वाले राजस्व या एड रेवेन्यू में 10% की अच्छी ग्रोथ दिख रही है। यह आंकड़ा 4,320 मिलियन हो गया है। हाँ, और इसमें रियल एस्टेट, ज्वेलरी, एफएमसीजी और सरकारी विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। रेडियो बिजनेस में भी अच्छी रिकवरी है, वहां ईबिडा 29% उछला है। लेकिन अगर हम इसे मीडिया इंडस्ट्री के बाकी खिलाड़ियों के साथ रखें तो डीबी कॉर्प कहाँ खड़ा है? अगर आप पीयर कंपैरिजन देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। फाइनेंस में हम एक मेट्रिक यूज करते हैं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आसान भाषा में कहें तो अगर कंपनी अपने बिजनेस में 100 रुपए वापस लगाती है तो उस पर वो कितना मुनाफा कमा रही है ना? एग्जैक्टली। डीबी कॉर्प का ROCE 18.23% है। अगर हम प्रिंट इंडस्ट्री के 6 अन्य बड़े नामों को देखें, जैसे जागरण प्रकाशन, HT मीडिया या संदेश, तो उनका औसतन या मीडियन ROCE सिर्फ 12.13% है। वाह, मतलब वे अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसी पूंजी पर काफी बेहतर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। हाँ, वे कैपिटल को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें सिर्फ मानकर नहीं चल सकता। बिल्कुल, पूछिए। विज्ञापन बढ़ाए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सर्कुलेशन रेवेन्यू यानी अखबार की कॉपियां बिकने से जो पैसा आता है उसे देखें तो वो लगभग पूरी तरह से फ्लैट है। सिर्फ 0.1% की मामूली बढ़त 1204 मिलियन पर। ये सच है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो यही दैनिक भास्कर 43 से 44 लाख कॉपियां रोज बेचता था। आज वो आंकड़ा गिरकर 38-39 लाख पर आ गया है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। प्रिंट का वॉल्यूम सिकुड़ रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर अखबार का सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है तो एडवर्टाइजर्स अभी भी प्रिंट पर इतना पैसा क्यों बहा रहे हैं? क्या ये कोई बुलबुला है जो बस फटने ही वाला है? सतही तौर पर देखने में ये सच में एक बुलबुले जैसा लगता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग की दुनिया थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। वो कैसे? आज के समय में विज्ञापन दाता सिर्फ कॉपियों की संख्या के लिए पैसा नहीं देते, वे मार्केट लीडरशिप के लिए पैसा देते हैं। ये सच है कि पूरी प्रिंट इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है। लोग डिजिटल की तरफ मुड़ रहे हैं। हाँ, ज्यादातर लोग तो न्यूज फोन पर ही पढ़ते हैं। लेकिन अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने एक बहुत दिलचस्प बात स्पष्ट की। पूरी इंडस्ट्री के सिकुड़ने के बावजूद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे अहम राज्यों में डीबी कॉर्प अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में कहें तो पूरा केक भले ही छोटा हो रहा है, लेकिन दैनिक भास्कर उस केक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने हिस्से में कर रहा है। यही तो बात है। जब कोई बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर विज्ञापन देना चाहता है तो वह उस शहर के दूसरे या तीसरे नंबर के अखबार में पैसा बर्बाद नहीं करते। वे सीधे नंबर 1 अखबार के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग अभी भी अखबार पढ़ रहे हैं, जो कि अक्सर हाई परचेजिंग पावर वाले लोग होते हैं, वे इसी अखबार को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। चूंकि रीजनल मार्केट्स में डीबी कॉर्प का दबदबा कायम है, इसलिए वे एडवर्टाइजर्स को आकर्षित कर पा रहे हैं। कॉपियां कम होने के बावजूद उन्हें विज्ञापनों से मिलने वाली यील्ड बहुत अच्छी मिल रही है। यह रणनीति काफी स्मार्ट है, लेकिन अगर विज्ञापन इतने मजबूत हैं तो क्या भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है? हर बिजनेस में कुछ खतरे होते हैं ना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किसी भी न्यूज़पेपर बिजनेस में न्यूज प्रिंट यानी अखबार छापने वाला कागज कच्चे माल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और अर्निंग्स कॉल में न्यूज प्रिंट की लागत में उतार चढ़ाव का बहुत जिक्र था। हाँ, क्योंकि इस कागज की कीमत पूरी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पर निर्भर करती है। दुनिया में कहीं भी सप्लाई चेन टूटती है तो कागज के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं, और इसका सीधा असर उनके उन शानदार मार्जिन्स पर पड़ेगा जिसकी हम अभी तारीफ कर रहे थे, राइट? बिल्कुल। न्यूज प्रिंट की कीमतों में उतार चढ़ाव सीधा कंपनी के ऑपरेशनल मार्जिन और इंडस्ट्री में उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति या कॉम्पिटिटिव पैरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर वे इसका सामना कैसे कर रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि यही न्यूज प्रिंट की अस्थिरता लॉन्ग टर्म में उनके पक्ष में भी काम करती है। जब कागज महंगा होता है तो छोटी मीडिया कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती। तो शॉर्ट टर्म में कागज का महंगा होना मार्जिन घटाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उनके छोटे कॉम्पिटिटर्स को ही मार्केट से साफ कर देता है। एग्जैक्टली। और इस खतरे से निपटने के लिए ही मैनेजमेंट का कॉस्ट कंट्रोल पर इतना कड़ा फोकस है, जिसने मार्जिन को बचाए रखा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम कागज, न्यूज प्रिंट की लागत और प्रिंट विज्ञापनों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को भी पता है कि ये लॉन्ग टर्म का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रिंट में एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन का खतरा हमेशा बना हुआ है, और यहीं पर एंट्री होती है उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और भविष्य के रोड मैप की। दैनिक भास्कर ऐप के आंकड़े मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाले लगे।
वे आंकड़े किसी भी ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनके ऐप के पास अब लगभग 19 से 20 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स यानी MAUs हैं। और ये उन्हें हिंदी और गुजराती न्यूज़ ऐप के मार्केट में निर्विवाद रूप से नंबर 1 बनाता है। हाँ, लेकिन अर्निंग्स कॉल में जिस चीज ने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर किया वो था ऐप पर AI माइक्रो ड्रामा का इस्तेमाल। मतलब एक न्यूज ऐप माइक्रो ड्रामा क्यों बना रहा है? ये यूजर साइकोलॉजी और एंगेजमेंट को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। आज लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, इसलिए भास्कर AI का इस्तेमाल करके न्यूज़ आधारित 1 मिनट के ड्रामेटाइज्ड वीडियो फॉर्मेट्स का प्रयोग कर रहा है, ताकि यूजर्स ऐप पर ज्यादा समय बिताएं। बिल्कुल। ये सब मोबाइल इंटरैक्टिव सर्विसेज का हिस्सा है जो ओवरऑल एंगेजमेंट मैट्रिक्स को बेहतर बनाता है। ये सब सुनने में बहुत फैंसी लगता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, बताइए। 2 करोड़ यूजर्स, AI ड्रामे, ये सब ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद माना है कि डिजिटल बिजनेस से अभी रेवेन्यू बहुत कम या कहें तो मिनिस्क्यूल है। हाँ, ये सच है। कुछ एनालिस्ट्स इसकी तुलना Amazon के शुरुआती दिनों से कर रहे हैं कि पहले यूजर बेस बढ़ाओ, मुनाफा बाद में देखेंगे। लेकिन क्या हम सच में एक न्यूज ऐप की तुलना Amazon से कर सकते हैं? मैं सहमत हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से Amazon की तुलना थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे डिजिटल मोनेटाइजेशन के नज़रिए से देखें तो रणनीति वही है। वो कैसे? शेयर धारकों को अभी डिजिटल रेवेन्यू के कम होने पर घबराने के बजाय ऐप यूजर ग्रोथ मैट्रिक को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? क्योंकि जब दैनिक भास्कर के पास 20 मिलियन हाई एंगेजमेंट वाले लॉयल यूजर्स का एक स्टेबल बेस होगा तो उनके पास फर्स्ट पार्टी डेटा का खजाना होगा। ओह, तो वे यूजर की पसंद, शहर और आदतों को ट्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। प्रिंट विज्ञापन में डेटा ट्रैकिंग 0 है, लेकिन डिजिटल में वे इस डेटा के आधार पर टारगेटेड विज्ञापन बेचना शुरू करेंगे। ये डिजिटल शिफ्ट ही भविष्य की रेवेन्यू स्टेबिलिटी और यूजर रिटेंशन का असली रोड मैप है। तो इस सब का असल में एक आम निवेशक के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है? ये सबसे अहम सवाल है। एक तरफ हमारे पास एक पुराना प्रिंट बिजनेस है जो कैश जनरेट कर रहा है लेकिन रिस्क में है, और दूसरी तरफ एक डिजिटल ऐप है जिसमें भविष्य है लेकिन अभी कोई कमाई नहीं है। एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर इन जटिल वित्तीय आंकड़ों को कैसे समझे? इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में दिया है, 5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करके। हाँ, जिसकी रिकॉर्ड डेट 23 जुलाई 2026 है। लेकिन क्या 5 रुपए का ये डिविडेंड सिर्फ एक बार का बोनस है या कुछ और? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये 5 रुपए का डिविडेंड भविष्य के सस्टेनेबल शेयर होल्डर वेल्थ और लॉन्ग टर्म कैपिटल स्टेबिलिटी का एक बहुत मजबूत सिग्नल है। वो कैसे? आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उनकी ऐतिहासिक डिविडेंड पे आउट 49.9% रही है। फिलहाल उनकी डिविडेंड यील्ड 5.70% के आसपास है। अगर आप इसकी तुलना उनके पीयर्स से करें तो संदेश की यील्ड सिर्फ 0.51% है और HT मीडिया की तो 0 है। वाव, 0! मतलब वे कुछ नहीं बांटा है। बिल्कुल। तो ये डिविडेंड दर्शाता है कि डिजिटल ट्रांजिशन और न्यूज प्रिंट की अस्थिरता के दौरान भी कंपनी पर्याप्त कैश जनरेट कर रही है। मतलब ये एक तरह से रिटेल निवेशकों के लिए इंतजार का इनाम है। जब तक डिजिटल ऐप पैसा छापना शुरू नहीं करता तब तक कंपनी आपको प्रिंट से निकाले गए कैश से डिविडेंड देकर आपके पोर्टफोलियो की वेल्थ स्टेबिलिटी को सुरक्षित रख रही है। एग्जैक्टली। एक नए रिटेल निवेशक के लिए ये डिविडेंड ये विश्वास दिलाता है कि ये सिर्फ कैपिटल गेन का दाव नहीं है बल्कि एक सस्टेनेबल कैश फ्लो का भी दाव है। कमाल की रणनीति है। तो अगर हम प्रिंट की विरासत से लेकर डिजिटल भविष्य तक के इस पूरे सफर को समेटें तो Q1 FY27 के नतीजे एक बहुत ही स्पष्ट कहानी सुनाते हैं। हाँ, एक मजबूत विज्ञापन वृद्धि, बेहतरीन मार्जिन और तेजी से बढ़ते डिजिटल यूजर बेस की कहानी। बिल्कुल। न्यूज प्रिंट की अस्थिरता जैसे बड़े खतरों के बावजूद कड़े कॉस्ट कंट्रोल से 26.1% का शानदार मार्जिन बनाए हुए है और वे इस प्रिंट से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल डिजिटल साम्राज्य खड़ा करने में कर रहे हैं। और 5 रुपए का डिविडेंड निवेशकों को इस सफर में बने रहने का एक ठोस कारण देता है। ये सब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हर लॉन्ग टर्म निवेशक को विचार करना चाहिए। वो क्या है?
भविष्य में जब डिजिटल विज्ञापन पूरी तरह से प्रिंट विज्ञापनों की जगह ले लेंगे, तब क्या दैनिक भास्कर जैसा एक पारंपरिक न्यूज़पेपर ब्रांड गूगल या मेटा जैसे टेक दिग्गजों के डिजिटल मोनेटाइजेशन मॉडल को टक्कर दे पाएगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, है ना? या फिर क्या वे सिर्फ टेक कंपनियों के प्लेटफॉर्म के लिए एक कंटेंट प्रोवाइडर बन के रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये आगे चलकर उनकी डिजिटल सर्वाइवल की असली परीक्षा होगी। सही कहा। तो चलिए, आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। इस वित्तीय यात्रा को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।